मां ने किया बेटे के खिलाफ मुकदमा। अदालत में आज बहुत ज़्यादा भीड़ थी। लोग गुटों में इकट्ठा थे। सबकी जुबान पर एक ही सवाल था कि शहर के नामी व्यवसायी रमेश बाबू की माताजी ने उन पर मुकदमा क्यों किया है। ऐसी क्या वजह हो गई कि सब कुछ होते हुए, हर सुख सुविधा होते हुए भी क्यों एक माँ को अपने बेटे पर मुकदमा करने की ज़रूरत पड़ी। जरूर रमेश बाबू माँ को सताते होंगे, वरना कोई भी माँ अपने बेटे के खिलाफ मुकदमा क्यों करती। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, भीड़ भी बढ़ती जा रही थी और साथ ही बढ़ता जा रहा था शोर। तभी जज साहब का आगमन हुआ और ऑर्डर की आवाज़ गूंजने लगी। उस आवाज़ के सुनते ही सब शांत हो गए। केस की जरायत शुरू हुई। दोनों पक्षों के वकीलों ने अपना पक्ष रखा और रमेश बाबू की माताजी शांति देवी को कटघरे में हाजिर होने का ऐलान हुआ। एक सभ्य सी औरत अपनी कुर्सी से उठकर कटघरे की तरफ बढ़ने लगी। यही कोई 70 साल की महिला थी। वह सफ़ेद साड़ी सलीके से पहनी हुई थी, गोरा रंग जिस पर बुढ़ापे के साथ साथ लाचारी के निशान भी थे। हाँ तो माताजी, क्या वजह है जो आपने अपने बेटे पर यह मुकदमा किया है? जज ने महिला को देख सवाल किए। जज साहब, मैंने अपने पति की मौत के बाद अपने बेटे की परवरिश अकेले की है। पति का व्यापार भी संभाला, पर अपने बेटे को जरा कष्ट नहीं होने दिया। किंतु मेरे बेटे का कहना है वह तो मेरा फर्ज था, हर माँ करती है यह, तो मैंने क्या खास किया? हाँ तो जज साहब, मैंने क्या गलत कहा? हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए यह सब करते हैं, पर कोई भी अपने बच्चों को कोर्ट में नहीं घसीटते। सामने के कटघरे में खड़े रमेश बाबू बोले, माताजी, आप अपनी जगह ठीक हैं और आपके बेटे अपनी जगह, पर आपने यह मुकदमा क्यों किया है? क्या आपका बेटा आपको घर से निकाल रहा है या आपको खाना नहीं देता? क्या वजह है इस मुकदमे की और आप कोर्ट से क्या चाहती हैं? जज ने शांति देवी से सवाल किया। जज साहब, क्या घर में रखना और समय से खाना देना काफ़ी होता है? क्या इससे एक माँ का कर्ज चुक जाता है? जवाब देने की जगह शांति देवी ने जज साहब से ही सवाल किया। माताजी, आप बताइए तो, आप चाहती क्या हैं? जज परेशान होकर बोला, जज साहब, मैं चाहती हूँ एक माँ के रूप में मैंने जो भी अपने बेटे के लिए किया, उसके जन्म से लेकर उसे काबिल बनाने तक मेरा बेटा उस कर्ज को उतार दे। शांति देवी ने शांति से जवाब दिया। अदालत में घुसर पुसर फिर से शुरू हो गई। अब हर कोई शांति देवी को दोषी बता रहा था। भला कोई माँ अपने बेटे की परवरिश की कीमत मांगती है? कैसी माँ है यह? ठीक है, मैं देने को तैयार हूँ, आप दाम बोलिए। यह बात आप मुझसे घर पर ही बोल देती, यहाँ कोर्ट में यह सब ड्रामा करने की ज़रूरत क्या थी? बोलिए, कितने का चेक काटूं? रमेश बाबू अपनी जेब से चेक बुक निकालते हुए बोले, जज साहब, मेरा बेटा हिसाब किताब का बहुत पक्का है और आप इतने बड़े आदमी हैं, मुझे पता है आप दोनों मेरे साथ नाइंसाफ़ी नहीं करोगे। मेरा बेटा जब होने वाला था तब मुझे बहुत सी परेशानियां हुईं। डॉक्टर ने तो गर्भ गिराने तक को बोल दिया था, पर मैंने अपनी जान पर खेलकर इसे जन्म दिया। यह दूसरे बच्चों से हर चीज़ में कमज़ोर था, इसलिए इसका कोई दोस्त नहीं बनता था। मैं इसकी दोस्त बनी। इसकी परवरिश में कोई कमी ना रह जाए, इसीलिए मैंने और मेरे पति ने दूसरे बच्चे का ख्याल भी छोड़ दिया। यह अपनी कक्षा में बहुत कमज़ोर था, इससे घंटों घर में सिखाती पढ़ाती थी। मैं बिना शिकायत इसकी परेशानियां बार बार दूर करती थी। यह काफ़ी बड़ा होने के बाद भी बिस्तर गीला कर देता था। मेरे पति जो गुस्सा हो जाते थे तो मैंने इसे लेकर अलग कमरे में सोना शुरू कर दिया। सारी रात से इधर उधर करती थी कि यह गीला ना रहे। धीरे धीरे यह बाकी बच्चों की तरह सामान्य होने लगा, पर तभी मेरे पति की मृत्यु हो गई। उनका व्यापार डूबने लगा।
तब अपने जेवर बेच व्यापार संभाला, साथ ही इस पर भी पूरा ध्यान रखा जिससे यह वापस ना पिछड़ जाए। लोगों ने मुझे दूसरी शादी का सुझाव दिया। यह बोल करके एक औरत के लिए अकेले जिंदगी काटनी बहुत मुश्किल है। कुछ रिश्ते भी आए पर मेरा बेटा मुझे एक पल नहीं छोड़ता था। मैं कैसे इसके लिए दूसरा पिता ला सकती थी। यह बोल शांति देवी रुक गई। उनकी सांस फूलने लगी। उनके वकील ने उन्हें पानी पिलाया। बाहर कुछ लोगों की गंदी नज़रें सहती घर आ बेटे के सामने सामान्य बनी रहती। रात को जब यह सो जाता तब चुपचाप रोती रहती। कितनी बार खुद को बेटे सहित ख़त्म करने का विचार आया, पर एक माँ ऐसा कैसे कर सकती थी। रोज़ मरती और रोज़ अपनी संतान के लिए खुद को जिंदा करती हुई इस समय को गुजारने लगी कि एक दिन बेटा बड़ा होगा तो सब ठीक होगा। बड़े होते ही इसने अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली। धीरे धीरे सारा व्यापार इसके हाथों में सौंप मैं निश्चिंत होने लगी कि अब पोते पोती को खिलाते हुए चैन से जिंदगी जीऊंगी। पर यह बोल शांति देवी ने लंबी सांस ली। पर क्या माताजी? जज ने उत्सुकता से पूछा। पर इसकी पत्नी यानी मेरी बहू को मेरा घर में रहना ही नहीं सुहाता था। वह बच्चों को क्या खिलाने देती मुझे। धीरे धीरे मुझे घर के पिछवाड़े की एक कोठरी दे दी गई जहाँ नौकरानी मेरे लिए खाना दे जाती थी। मैंने बेटे से कहा मुझे यहाँ नहीं सबके साथ रहना है, तो उसने यही कहा सविता को तुम्हारा घर में रहना पसंद नहीं, उससे बंद से लगती हैं। वह नहीं चाहती कि तुम उसकी सहेलियों या रिश्तेदारों के सामने आओ, इसीलिए तुम यहीं रहो। मैं इसमें भी तैयार हो गई, पर इससे कहा कि कम से कम तू तो मेरे साथ कुछ पल को आ जाया कर। तो जज साहब इसने पता है क्या कहा कि मैं तुम्हें पालूं या तुम्हारे पास आकर बैठा रहूं, एक ही बात है। एक माँ पर क्या बीती होगी जज साहब, सोचिए आप। मैंने इसकी हर ज़रूरत को पूरा करने के साथ साथ इसे भी पूरा वक्त दिया और अब यह मुझे ऐसा कहता है। यह बोल शांति देवी रोने लगी। माताजी, आपके बेटे ने जो किया आपके साथ वह गलत है, पर इसके लिए शायद कानून में कोई सज़ा नहीं है। जज साहब बोले, मुझे सज़ा दिलानी भी नहीं बेटा। जिस बेटे को सारी दुनिया के ताने सुन बड़ा किया उसे मैं कैसे सज़ा दिला सकती हूँ। शांति देवी बोली, फिर आपको क्या चाहिए अपने बेटे से? क्या कीमत है आपके कर्ज की? जज बहुत असमंजस में था। साहब, मेरे कर्ज की कीमत है एक कप चाय। शांति देवी बोली। क्या? जज के साथ साथ रमेश बाबू और अदालत में मौजूद सभी लोगों की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। सबकी जुबान पर एक ही बात थी, यह कैसा मुकदमा है जिसमें एक माँ ने अपने बेटे से एक कप चाय मांगी? साहब, मैं चाहती हूँ रोज़ सुबह मेरा बेटा मुझे चाय देकर जाए, काम वाली बाई नहीं। शांति देवी नम आंखों से बोली। पर इससे आपको क्या हासिल होगा? जज आश्चर्य से बोले। जज साहब, एक माँ कैसे बताए उसे उस एक कप चाय से कितना सुकून मिलेगा जो उसका बेटा उसे रोज़ आकर पिलाएगा। इस बहाने कम से कम मैं रोज़ बेटे को तो देख पाऊंगी, वरना तो महीनों यह मेरे पास नहीं आता। उस एक कप चाय के बदले में अपने बेटे के सिर पर हाथ रख उसे आशीर्वाद तो दे पाऊंगी। इसी बहाने उसे छूकर भी देख लूँगी। उस एक कप के चाय के बहाने कम से कम मेरा बेटा यह तो देख लेगा मैं जिंदा हूँ या चली गई। शांति देवी ने नम आंखों से कहा। शांति देवी की बात सुनकर अदालत में हर एक की आंखें नम हो गईं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब जिंदगी की भागम भाग में अपने बूढ़े माँ बाप को सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज करते हैं। सभी अपनी अपनी आँखों से आंसू पहुँचने लगे। उन सभी में जज साहब भी थे। तभी वहाँ एक आवाज़ हिचकियाँ लेकर रोने लगी। सब के सब उस दिशा में देखने लगे। रमेश बाबू कटघरे में बैठे जोर जोर से रो रहे थे।
शांति देवी अपने कटघरे से निकल बेटे के पास पहुंची और उसका सिर सहलाती हुई बोली, लगता है ज़्यादा कीमत मांग ली मैंने अपने बेटे से, जिसे देने में वह असमर्थ है। नहीं माँ, मुझे माफ़ कर दो। तेरे किसी कर्ज को चुकाने की मेरी औकात नहीं। मेरी क्या किसी बेटे की औकात नहीं है, पर तू मुझसे बदले में बहुत कम मांग रही है। अब तेरा यह बेटा सिर्फ तेरे लिए चाय लाएगा ही नहीं, तेरे साथ पिएगा भी, खाना भी खाएगा, क्योंकि अब तू घर के पिछवाड़े में नहीं, हम सब के साथ घर में रहेगी, हमारे साथ खाएगी पिएगी। रमेश बाबू माँ के कदमों से लिपट जोर से रोते हुए बोले, ना मेरे बच्चे रो मत, मैं तो बस तुझे देखना चाहती हूँ। समय का कुछ नहीं पता, मैं आज हूँ कल नहीं। इस हसरत के साथ नहीं मरना चाहती कि मैं बेटे को देख इतने दिन हो गए, बल्कि मरते वक्त में एक सुकून के साथ मरना चाहती हूँ। शांति देवी बेटे को सीने से लगाते हुए बोली। अब पूरी अदालत में सिर्फ सिसकियाँ गूंज रही थीं। जज साहब को अब फैसला सुनाने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि दोनों पक्षों में समझौता हो गया था। अब तो उन्हें घर भागने की जल्दी थी, क्योंकि उनकी माँ भी जाने कितने दिनों से उनका चेहरा देखने को तरस रही थी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी यह कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।